अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, आपकी और शहबाज शरीफ साहब की टाइम में बस इतना ही फ़र्क है कि उधर जो धारियाँ थी वो ब्लू और ब्लैक थी और आपने सारी रेड कर दी है। ये रेड लाइट आपने कल दिखाई है जिनके लिए उनको बहुत बुरी तरह महसूस हुई है। अच्छा प्लीज़ इफ यू डोंट माइंड। हाँ नो, मैं शहबाज शरीफ साहब का तस्करा कर रही थी। तो हम वापस आते हैं एजेंडे की तरफ और एजेंडे में सर फहरिस्त है शहबाज शरीफ साहब का कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दूसरी बार बतौर वज़ीर आज़म खिताब। उस खिताब में उन्होंने गाज़ा की बात की है, यूक्रेन की बात की है, अफ्रीका और एशिया में जितने भी तनाज़ात हैं उनको मेंशन किया स्लाइटली, और दुनिया भर में बढ़ते हुए तनाव का कुछ तस्करा किया, टेररिज्म की बात की, गुर्बत की बात की, माहौलियाती तब्दीली की बात की, और उन्होंने कहा ये जो भी चैलेंजेस हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गूंज हैं, तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। खुसूसन जो मामला फ़लस्तीन का है या कश्मीर का है, इस पे हमें मज़म्मत से बढ़कर फौरी तौर पर कुछ करना होगा। एक चीज़ जिसको लेकर कुछ जो नाकिदीन हैं वो बरहम है, वो ये कि आपने आलमी सतह पर इस प्लेटफॉर्म पर जो लोकल इश्यूज़ हैं या पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका तस्करा क्यों किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, मुआशी इशारी बेहतर और महंगाई में कमी हुई है, बहरानी सूरत हाल में मईशत संभाली, आज तरक्की की राह पर गामजन है। इन अ वे उन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म को अपने आप को क्रेडिट देने के लिए इस्तेमाल किया। क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप उनकी स्पीच का? आयशा, एक तो हस्बे मामूल जो बातें करनी होती हैं वो की उन्होंने। फ़लस्तीन की बात हो गई, कश्मीर की बात हो गई, एंड क्लाइमेट चेंज जिक्र किया उसका। वो सारी बातें ठीक हैं और वो होती हैं और वो की जाती हैं। जो तबसरे हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि जी वो उस प्लेटफॉर्म पे आपने डोमेस्टिक इंटरनल इश्यूज़ की बात क्यों की, आपने क्यों SIFC का जिक्र किया, आपने क्यों जिक्र किया कितने लोग मारे गए हैं टेररिज्म में, कितने लोग फ्लड्स में मारे गए हैं, कितनी मुश्किलात का सामना है आपको इन टर्म्स ऑफ टर्निंग द इकॉनमी अराउंड और इस किस्म की चीज़ें। तो इसके ऊपर एतराज़ आ रहा है कि ये तो वो प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा, मैं सोच रहा था कि वाई डिड ही डू इट, व्हाट वाज डिफरेंट। आई थिंक मुझे समझ आ रही है क्यों उन्होंने ये बात कही। क्यों? वो इसलिए कही है कि इस वक्त पाकिस्तान इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर बेल आउट, नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट पॉलिटिकल आल्सो। किस तरीके से जो टेररिज्म हो रही है, जो अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है टेररिज्म की, और जिस तरीके से बड़े ममालिक के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, और जो हमारी डेट प्रोफाइल है मल्टीलैटरल एंड बायलैटरल, तो मेरा ख्याल है ही वाज ट्राइंग टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि थोड़ी सिंपैथी के साथ हमें ट्रीट करें आप। हम बड़े मुश्किल रास्ते हमने इख्तियार किए हैं, बड़े मुश्किल मोड़ पे हम पहुँचे हुए हैं, वी नीड योर सपोर्ट। अच्छा। और ही मस्ट हैव थॉट कि दिस इज़ द राइट फोरम, बिकॉज एक्चुअली इंटरनेशनल फोरम तो था और पैगाम भी देना था, और ये कि IMF ने ओके भी कर दिया, विच इज़ एन एंडोर्समेंट। जो ये कह रहे थे इनका बयानिया जो है उसको IMF ने एंडोर्स कर दिया। और आपको पता है भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं आज IMF का प्रोग्राम और उसका मतलब क्या है, मगर मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वाई ही चोज दिस अपॉर्चुनिटी। और फिर आपने देखा साइडलाइंस के ऊपर उन्होंने IMF के लोगों के साथ भी मुलाकात की, वर्ल्ड बैंक के लोगों के साथ भी की, क्लाइमेट चेंज के लोगों के साथ भी बात की, वहाँ से भी 1 बिलियन मांग रहे हैं उनसे भी। तो ही इज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल द इंटरनेशनल कम्युनिटी के हम सीधे राह पे आ गए हैं, हमारे बड़ी मुश्किलात हैं, हमें आप सिंपैथी के साथ ट्रीट करें, एंड डोंट वरी अबाउट ये जो आपके ऊपर प्रोपेगेंडा चल रहा है ह्यूमन राइट्स का या इमरान खान का या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। दैट इज़ नॉट द कोर इशू। द कोर इशू इज़ दैट वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वी आर ऑन योर साइड, वी आर योर एलाई, वी नीड योर हेल्प, एंड वी थैंक यू फॉर द हेल्प यू हैव गिवन, but there are innumerable problems. मेरा ख्याल है that was the purpose of raising these issues, to restore confidence in Pakistan and to bring the international community back to Pakistan. इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात कही है, जो कि पहले कभी इस किस्म की सिचुएशन थी नहीं ना। ये पहली दफ़ा हमने ये लफ्ज़ गूंजते सुना है, डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है ना। और इस किस्म की मैसिव किस्म की इन्फ्लेशन और मैसिव डिप्रिसिएशन अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर ये जो कि IMF प्रोग्राम जो है आया गया और फिर इसको कितना अरसा लगा इसको नेगोशिएट करने में। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। ओके, यानी
गैर मामूली हालात में कुछ गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ते हैं, ये उन्हीं में से एक था। अब जब IMF डील की बात हो रही है, उसकी पहली किस्त भी पाकिस्तान को जारी कर दी गई है। और उससे पहले मैं ये तस्करा कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि खिताब हो गया, हम मुलाकातें भी हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि वो मंगल को वतन वापस भी आ रहे हैं 1 अक्टूबर को। तो IMF डील और आपने तस्करा डिफ़ॉल्ट का किया, लोग कह रहे हैं कि जिस तब्दीली का इंतज़ार था वो तब्दीली आ गई है और चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया सेठी साहब? और जी इस बिल्कुल टल मुआहदे गया, के बिल्कुल टल गया। और देखिए, ये अब मैं नहीं कह रहा, ये SIFC नहीं कह रही, ये शहबाज शरीफ नहीं कह रहा, ये नून लीग नहीं कह रही, ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही। कहने दो उनको, हम उनकी बात नहीं मानते कि क्या कोई तब्दीली आई है या आ रही है। बात मानते हैं हम IMF की, क्योंकि IMF ने ये जो आपको 7 बिलियन दिया है ना, ये बड़ी खींचते हैं इसके, ये सोच समझ के एक एक चीज़ को देख के। अच्छा। ऐसे जैसे कि कोई एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बैठा होता आपके सर के ऊपर और कंप्लायंस करवा रहा होता है, इस तरीके के साथ रुला के हमें उसने ये एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया। और आज की अखबारें भरी हुई हैं कि IMF के जो मेन नेगोशिएटर हैं फॉर पाकिस्तान, उन्होंने जो क्लीन चिट दी है और तारीफ़ की है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से बाहर निकला है और बहुत बहादुरी के साथ इन्होंने रिफॉर्म प्रोग्राम अंडरटेक किया है। और तो यहाँ तो तारीफ़ हो गई और अब हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं और वो यही उनकी ख्वाहिश है कि इसी तरीके के साथ रिफॉर्म एजेंडे को आगे ले जाया जाए। तो ये उनकी तरफ से तारीफ़ हुई है। देखिए, वो उनका ज़रूरी नहीं था कि कहते कुछ, अब हो जो गया था प्लान, तो मतलब है, मगर उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव बात आई है, तो मैं समझता हूँ दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट दिस गवर्नमेंट कैन एक्सपेक्ट कि IMF ने सिर्फ पैसे नहीं दिए आपको। अच्छा। IMF ने कहा वेल डन एंड कीप गोइंग। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट ग्रीन सिग्नल। इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि IMF ने ये भी बात कह दी है कि UAE ने, दुबई ने, चाइना ने आपकी बड़ी मदद की है और उन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं कि आगे भी वो मदद करेंगे, जो कि एक पॉइंट था IMF का कि हम पैसे देते हैं मगर आपने इनसे भी तो पैसे लेना या इनसे भी कोई सहूलतें लेना, इनसे भी कोई डेट जो है उसको पोस्टपोन करें या रीस्ट्रक्चर करें या वगैरह वगैरह या डिपॉजिट्स लें। तो अब तीनों ममालिक ने ये अश्योरेंस दे दी है और गारंटीज दे दी हैं जो कि वो चाहते थे। तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ, तो फौरी असरात इसके क्या होंगे जिससे लगे कि? देखिए, फौरी असरात तो आपको नज़र आने शुरू हो गए। पहली बात तो ये है कि जो तंगी थी फॉरेन एक्सचेंज की वो कम होगी, आपके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्फ्लेशन जो 40% से चल रही थी 8-9 पे आ गई है, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ये कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कारोबारी लोग थे जो 20% 21% पे सूद लेके सरमाया लेके इस किस्म की हाई रेट ऑफ सूद पे वो काम नहीं कर सकते थे। तो इंडस्ट्री के इतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं होते, कैपिटल इतना महंगा हो जाए तो कोई लोन नहीं लेता। तो इसलिए अब वो 18 पे आ गया है और उम्मीद ही है कि अगले 2-3 महीने में वो 15 पे आ जाएगा। तो उसके साथ और भी लोग कर्जे लेने शुरू करेंगे बैंकों से। जैसे वो लेंगे तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ ऑयल भी गिर रही है, काफ़ी गिर गई है और आगे जो इम्कान है कि शायद ऑयल प्राइसेस, जो फ्यूल प्राइसेस हैं, ये गिरेंगी हमारे यहाँ। तो इस किस्म की जो मुश्किल वक्त था, मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया है आम लोगों के लिए। अब जो मुश्किल वक्त मतलब जितना आना था वो आ गया है। अब जो मुश्किल वक्त आ रहा है वो अमीर लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो सारे टैक्स रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं ये हिट करेंगे अमीर लोगों को, जो कि हम कब से कम कह रहे हैं कि ये जब तक अमीर अपना सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अब ये जो इनकम टैक्स रेट 35% पे चला गया, ये कुछ मेरा ख्याल है इस अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड में भी इतना हाई नहीं है। एक बात तो ये तो अमीरों से ही लेंगे ना। दूसरी बात ये है कि ये जो सारे नॉन फाइलर्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, दिस इज इसके साथ तो अब कोई बचेगा नहीं। विद इन 6 months आप देखिएगा कि सब 90% जो नॉन फाइलर्स है वो फाइलर्स बन जाएंगे और फिर टैक्स देना शुरू कर देंगे ताकि जान छुटे उनकी। कोई गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, कोई बाहर नहीं जा सकेगा, बिकॉज वो कहेंगे NTM नंबर दें। और अगर आपके पास NTM नंबर है तो वो चेक करेंगे आपने फाइल किए रिटर्न्स के नहीं रिटर्न्स फाइल किए और फिर आपको रोक देंगे। और इसी तरीके के साथ जो आपके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए आते हैं जाते हैं
अच्छा। और आप फाइलर नहीं हैं, वो अब आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप फाइलर नहीं हैं तो आप वो खर्चा नहीं कर सकेंगे। अब पैसे निकाल के क्या करेंगे, आप तो खर्च कर ही नहीं सकते वो पैसे, ना कारोबार के लिए, ना अपनी अय्याशी के लिए, ना घर बनाने के लिए, ना लैंड क्रूजर खरीदने के लिए, ठीक है ना ज़मीनें खरीदने के लिए, ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो वो तो पहले अंडरग्राउंड इकोनॉमी में हिस्सा था, तो अब वो नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ अरसे के लिए तंगी होगी अमीरों को। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्राइसेस सारे पाकिस्तान में गिर गई हैं। क्यों? डिफेंस में लाहौर में चले जाएं 40% प्राइसेस गिरी हुई हैं प्लॉट्स की। कोई खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? एक तो ये कि आप दिखाने पड़ेंगे जो पैसे आप जिससे खरीद रहे हैं कहाँ से आए। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप खरीद ही नहीं सकते। अब फिर आप फाइलर बन के जब खरीदते हैं तो सारा रिकॉर्ड आ जाता है सामने इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के। तो अब ये वक्त लगेगा प्रॉपर्टी प्राइसेस को बढ़ने में। अभी लोग चुप करके बैठे हुए हैं देखने के लिए कि यार ये आगे कहाँ जाएगा, कितने हद तक ये गवर्नमेंट सीरियस है, नहीं सीरियस, क्या होगा। मगर जब ये लगेगी ना इनको, जब लेने जाएंगे कुछ या करने जाएंगे तो हो नहीं सकेगा। फिर जाके ये रियलाइजेशन होगी कि अब फाइलर बनना पड़ेगा और डिक्लेरेशंस करनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है ये साल लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे इसकी तरफ, शुरू में नहीं आएंगे। तो अगर तुमने कोई बाय द वे तुम तो फाइलरों को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये अच्छा वक्त है खरीदने का। अच्छा, नहीं ये बेचनी है फिर कोई खरीदने के तैयार नहीं है। ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबरों में ये मुझे बता दें कि क्या इस डील का मिलना और IMF प्रोग्राम का आना इस हुकूमत की पायदारी की गारंटी समझी जा सकती है? बिल्कुल समझी जा सकती है। और अब जो हमें इंडिकेशंस आ रही हैं फ्रॉम द पावर्स दैट बी, अच्छा, वो यही है कि अब स्टेबल हो गया सारा कुछ और अब कोई ज़रूरत नहीं है ये स्पेकुलेट करने की। अच्छा। कि मरियम रहेगी या शहबाज रहेंगे या पीपल्स पार्टी रहेगी या नून लीग रहेगी। अच्छा। सब रहेंगे क्योंकि एवरीबडी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। तो इसलिए आई थिंक क्रेडिट हैज़ टू गो टू द जॉइंट होम, जिसे कहते हैं ना सेम पेज अरेंजमेंट जो अब चल रहा है। लेकिन इसके इम्तिहान और भी हैं जो IMF की शराइत हैं, उनमें से आपको पता है कुछ ऐसे मामला हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड आने को तैयार नहीं थी। वो क्या थी? निजकारी का प्रोग्राम, NFC अवार्ड, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो वो अभी आई नहीं ना, सूबों के मामलात। हाँ जी, वो अभी नहीं ना आई। अच्छा, वो जब अभी कह रही है ना IMF कह रही है कि NFC अवार्ड को भी रीनेगोशिएट करें, वो पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, फिर वो कभी भी नहीं करेगी। तो फिर क्या मतलब है, एज लॉन्ग एज द ओवरऑल टारगेट्स आर बीइंग मेट, तो एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इतना आसान नहीं है, ये हमारी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वी हैव टू टेक दीज पीपल अलॉन्ग। छोटी मोटी कंसेशंस हो सकती हैं इधर उधर, बट क्या कि सारे NFC अवार्ड को खोल दिया जाए, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वुड रादर सिट इन ऑपोजिशन देन एग्री टू समथिंग लाइक दैट, because that is the main source of their income, and how सिंध को उन्होंने स्टेबल करके रखा हुआ है, बिकॉज पैसा काफ़ी आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट से और वो आराम से खर्च करते हैं और आराम से साइफन ऑफ भी करते हैं जो करते हैं, और काम चल रहा है। अच्छा। और इसी तरीके के साथ वोट्स भी पड़ते हैं। हाँ। तो एवरीबडी इज हैप्पी इन सिंध। अच्छा, तो KP गवर्नमेंट के भी तहफ़्फ़ुज़ात इससे रिलेटेड सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। जब शहबाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे तो क्या सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, एतमाद में लिया जाएगा IMF डील के हवाले से कंसेंसस पैदा करने के लिए, क्योंकि रिफॉर्म्स तो करना फिर सारे नहीं, वो तो देखिए कंसेंसस और नो कंसेंसस। हाँ। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो है पीपल्स पार्टी, नून लीग और पता नहीं 6-7 और छोटी इत्तेहादी हैं, तो वो तो देर ऑल ऑन बोर्ड, वो अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा। तो रह गए PTI को तो तकलीफ इस बात की होगी कि ये कामयाब होते जा रहे हैं। ये अगर ये कामयाब हो गए तो ये तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो गए तो कंसोलिडेट हो जाएंगे, कंसोलिडेट हो जाए तो लॉन्गेविटी मिल जाएगी, तो फिर ये जो अगले साल ये साल इलेक्शन करानी है ये तो फारग हो जाएगा। हाँ। और जो पैगाम मिल रहा है वहाँ से भाई लोगों से वो तो यही है कि बैठ जाओ 5 साल तक ही सारे अच्छे ही हैं, किसी नहीं जा रहे। तो ये पैगाम तो अच्छा नहीं लगेगा ना PTI को। वो तो इस इंतज़ार में थे कि ये फेल हो जाएंगे, IMF आएगा नहीं, डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और अमेरिका जो है वो आके ठाप लगाएगा। हाँ। और ये होगा और वो होगा, वो तो नहीं होने जा रहा। अच्छा, वैसे ऐसे लगता है जैसे कल भी आपने कुछ खबरें दी और फिर आगे यहाँ पर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं उसमें, अब चाइना के वज़ीर आज़म भी एक्सपेक्टेड हैं और आइनी तरमीम के हवाले से भी आप ये प्रेडिक्शन दे चुके हैं कि हुकूमत के हक़ में ही होगा मामला।
तो जो सियासी बेयकीनी है, आप समझते हैं जो प्रिवेल कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ना वे वो ख़त्म होने जा रही है, मुआशी बेयकीनी ख़त्म होने जा रही है, डायरेक्शन मिलने लगी है इकोनॉमी को और पाकिस्तान को? डायरेक्शन तो मिल गई है, क्या उस डायरेक्शन पे चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे वो सवाल है। मगर मेरा ख्याल है कि अब कोई चारा नहीं है इनसे किसी के पास, और उस पर चलना ही पड़ेगा। अब बहुत बड़े कदम उठा लिए उन्होंने, मुश्किल कदम। अब रेजिस्टेंस आएगी, ताजर कम्युनिटी से रेजिस्टेंस आएगी, अदालतों से रेजिस्टेंस आएगी। जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि अफेक्ट हुए हैं, एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं, जिनको नुकसान हो रहा है, वो सारे के सारे भागेंगे अदालतों की तरफ। फिर तो अब यही है ना, इसीलिए तो अब ये देख लो के साथ जो हो रहा है। हाँ। वो कह रहे हैं ना अदालतों को भी तो टेम करना है ना, क्योंकि हर जगह पे स्टेज मिल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अच्छा। तो ये जो एजेंडा है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस एजेंडा फॉर पाकिस्तान, और ये मुश्किल वक्त है। सो अगर अदालतें इसके रुकावट करेंगी तो फिर अगेन यू विल हैव प्रॉब्लम्स। एंड ये जो सब कुछ हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी, इंक्रीज्ड अथॉरिटी ओवर जुडिशरी, ये कि जी केसेस फंसे हुए हैं, FPR का जो रिफॉर्म हो रहा है, ऑल दिस इज गियर्ड कि भाई अब जो हमने फैसले किए इनको मूव फॉरवर्ड करें, इनको स्टकअप नहीं होने देना। बट बात यह है कि स्टकअप होंगे, अच्छा, बहुत इश्यूज बनेंगे, ठीक। मगर द फैक्ट कि आपने ये हिम्मत कर ली है, इसका मतलब है फिर आगे भी आप टैकल करेंगे किसी न किसी तरीके के साथ। और IMF आपकी तलवार लेके यहाँ हर 3 महीने यहाँ पर बैठा होगा, तो अगला ट्रांच लेनी है तो ज़रा दसो ना की कीता है। तो किसी स्टेज पे भी ये डिरेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लेबर यूनियंस के इश्यूज होंगे। अच्छा। जो लोग निकाले जाएंगे उनका क्या होगा, उनको उनकी पेंशन्स का क्या होगा, उनको उनकी नौकरियों का क्या होगा, कोई गोल्डन हैंडशेक मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, ये सारे मामले आगे चलेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एकदम ये रिफॉर्म एजेंडा जो है ना, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हो गया। ठीक ठीक। ये वक्त लगेगा ठा अप एंड डाउन। So there will not be a smooth transition. Okay. There are going to be many issues. Turbulence, बस। तो उधर से सियासी टर्बुलेंस है, इधर से इकोनॉमिक टर्बुलेंस है। तो टर्बुलेंस का तो ये साल है। अगर ये साल काट जाती है ये गवर्नमेंट, टर्बुलेंस जो है doesn't spill over into the streets, it doesn't become a movement against the government. तो अगर वो नहीं होता तो फिर आई थिंक they'll be through by next year. They'll be feeling much more comfortable next year. ठीक। अच्छा, मूवमेंट की जैसे आपने बात की, स्ट्रीट्स पर अगर नहीं आती तो रावी चैन लिखेगा इस हुकूमत के लिए। आपने ऑयल प्राइसेस की बात की, फिर आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, इन्फ्लेशन की बात की। ये आम आदमी तक कितनी देर में रिलीफ पहुंचेगा? उसके बाद ही किसी किस्म के चांसेस हो सकते हैं ना स्ट्रीट मूवमेंट? आप सही कह रहे हैं, आम आदमी को जो डज लगनी थी ना, जो ठाप लगनी थी, वो लग गई। अब नहीं, अब इसके बाद जो अब कोई ठाप नहीं है। अच्छा। अब ठाप मैंने यही कहा ना कि जो लगनी थी लग गई। हाँ। अब पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ गई, अब वापस तो उस कीमत पे नहीं जाएंगी, थोड़ा बहुत ऐसे होता रहेगा। अब इंटरनेशनल प्राइस गिरेगी तो गवर्नमेंट पूरी रिलीफ नहीं देगी आवाम को, क्योंकि अब वो उनका ये ख्याल है कि आवाम को आदत पड़ गई है कि जी पेट्रोल इतने रुपए था, 5 रुपये अच्छे थे, 5 रुपये होते था, कोई फ़र्क नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि शायद आगे प्राइस इंक्रीसेस ना हो, स्टेबलाइज हो जाए। अच्छा। तो फिर आदत पड़ जाती है ना लोगों को। लोग अपना, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, to cut your cloth according to the size of your coat। जी। तो अब लोग जो है उनको आदत पड़ गई है कि इतने रुपए का लीटर पड़ता है, ये होता है, उन्होंने अपनी कंजम्पशन कम कर ली है, आना जाना कम कर दिया है, सेविंग्स कर दी हैं, एंड सो ऑन। तो और फिर आपने देखा अभी आहिस्ता आहिस्ता, पहले हमें ये पता चला था कि गाड़ियाँ जो हैं ऑटोमोबाइल्स, उनकी सेल भी रुकी हुई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर पिकअप करनी शुरू हुई है। तो ये पिकअप होगी। पहले ये कहा जा रहा था कि 2%, इससे 2.2, 1.8, 2.2, 2.4। अब वो कह रहे हैं 3 पॉइंट से ऊपर होगी ग्रोथ फॉर दिस ईयर। इट कुड इवन, सम पीपल आर सेइंग, कुड इवन बी 3.5%, डिपेंडिंग कितनी जल्दी इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं और इन्फ्लेशन गिरती है। तो मैं ये समझता हूँ कि यू आर ऑन द राइट पाथ। मगर जो कुर्बानियाँ देनी है अमीर क्लासेस ने, वो अभी शुरू नहीं हुई। वो जब होंगी तो पैसे आएंगे तो आप ये कह सकेंगे कि दे हैव सक्सीडेड। सो नाउ वी हैव अ प्लान। अब वो प्लान की इम्प्लीमेंटेशन इज द इशू। पहले ये था आयशा, कभी प्लान ही नहीं बनता था, वो उसी स्टेज पे रोक देते थे वेस्टेड इंटरेस्ट। अब ये है कि वो प्लान तो बन गया है, वेस्टेड इंटरेस्ट को हटा के उन्होंने बना दिया है, और अब पीछे IMF खड़ा है, और एक ट्रांच तो मिल गई, मगर आगे भी तो लेनी है ना, 3 साल आपने लेनी है पैसे, तो ये तो फिर टाइट करके रखेंगे आपको। तो हुकूमत आगे से किसे टाइट करेगी? क्योंकि इससे पहले हमने वेस्टेड इंटरेस्ट की जैसे बात की तो पॉलिटिकली चीज़ों को डील किया जाता था। अब इन चीज़ों से कैसे निपटा जाएगा? रिफॉर्म्स को एनफोर्स करना। अब कानून बनाएंगे।
अच्छा। अब फॉर एग्जांपल अब नए कानून बनेंगे कि एम्प्लॉयज़ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज़ सैकिंग्स, ओके। कि भी ये फॉर एग्जांपल दे में से कि हम ट्रेड यूनियन बैन कर देते हैं इस किस्म की सिचुएशन के अंदर। एंड अच्छा। तो इस किस्म के कानून आ सकते हैं ना। अब वो बनाएंगे कानून इस रिफॉर्म एजेंडे को आगे ले जाने के लिए, ठीक। ताकि ये अदालतें जो हैं पुराने कानून के बेसिस के ऊपर इसको रोक ना सकें, बिकॉज अदालतें तो स्टे ऑर्डर्स देने शुरू कर देंगी। ठीक तो है। वो जो रास्ते हैं उनको खोलने के लिए नए कानून बना देंगे। पार्लियामेंट के रातों रात ऑर्डिनेंसेस आएंगे, रातों रात नए कानून बनेंगे। ठीक है। और ये गवर्नमेंट तभी कर सकती है जब गवर्नमेंट को कम से कम अपनी गारंटी हो कि हम रहेंगे। तो हाँ, मेरा ख्याल है कि उनको है। अच्छा। अब इसके बाद क्योंकि ये कामयाबी तो हो गई है ना। हाँ। अब जहाँ फेल हो गई है ये गवर्नमेंट, वो हमें सबको पता है। हाँ। मगर वो अभी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये जुडिशरी को रेन इन कर लेते हैं और ये रुकावट जो है ये अगर हट जाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट को नंबर ले जाएगी ना इस्टेब्लिशमेंट के खाते में। वो कहेगा, काम तो कर गए, ठीक है, अल्लाह खैर चलन दो। ठीक है। नून लीग के रहनुमाओं का ये कहना था कि उनकी पहली तरजीह जो है वो इकोनॉमी की बेहतरी के सिलसिले में IMF से ये डील का मिलना एक अहम संग मील तस्वुर किया जा रहा है। और इसमें चाइना के किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या रोल चाइना ने प्ले किया और आने वाले दिनों में क्या रोल हो सकता है, ब्रेक के बाद आते हैं, बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिट साहब, एक चीज़ जो समझ नहीं आई, इससे पहले जब भी हमने IMF के साथ मुआहदों का सुना, उसमें कहा गया जाता है कि IMF को रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के जो चीन के साथ मामलात हैं, स्पेशली CPEC से रिलेटेड या जो लोन मिलता है चाइना से, उसमें चाहता है अमेरिका के मालूमात दी जाए। अब वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि चीन का ताउन भी IMF डील लेने में वजह बना, उसका मदद की। वज़ीर आज़म भी शुक्रिया चीन का अदा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया कि एक तरफ वो मसले की वजह था और फिर दूसरी तरफ मसला हल भी उसी की वजह से हुआ? हाँ, देखिए जब इमरान खान साहब बने थे ना प्राइम मिनिस्टर जी, तो उस वक़्त CPEC जो सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आगे बढ़े, वो आके फ्रीज़ हो गए। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त अमेरिका की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया था। और ये आपको याद है शुरू में ये IMF का प्रोग्राम की बात शुरू हो गई थी। असद उमर ने कहा हम नहीं जाएंगे, फिर कहा कि हम जाएंगे, फिर वो आ गए थे एक और साहब हफीज शेख आ गए थे, हफीज शेख रातों रात आए, चेंज हो गए थे जब उन्होंने कहा आ गए, खोलेंगे। उन्होंने कहा कि IMF जाना है। हाँ। फिर वो चले गए और एक और साहब आ गए, शौकत तरीन साहब आ गए। फिर उन्होंने कहा जाना भी है और नहीं भी जाना। ऐसे ही है ना। तो मतलब ये बातें चलती रही और वो सारा CPEC का जो प्रोग्राम था वो रुक गया, बिकॉज IMF मांग रही थी डिटेल्स। IMF कह रही थी हमसे पैसे लेने हैं आपने, हमें ये बताएं कि आज चाइना से आपने क्या क्या लिया है, कब उनसे कितना उधार लिया है, कि कैसे वापस करेंगे। ये तो नहीं होगा कि जो पैसे हम आपको देंगे वो आप चाइना को दे दें, वो उधार इतना लिया हुआ आपने, हमें पूरी डिटेल तो दें। फिर ये जो IPPs चाइना के साथ आपने बनाए हैं, इसके ऊपर बताएं तो सही इसकी डील्स क्या है। आप तो सीक्रेट डील्स की हुई हैं, बताते नहीं हैं आपने। और उसकी वजह क्या थी, क्यों ये जानना चाह रहे थे? उसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो यही थी कि वो चाह रहे थे कि अगर हम आपको पैसे देते हैं तो आपने पैसे वापस भी तो हमारे करने हैं ना। तो अगर आपने सारे पैसे लेके और चाइना को वापस करने शुरू कर दिए, वो जो उधार उनसे लिया हुआ है, तो फिर हम तो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा पैसा चाइना को चला जाए जी। तो एक तो ये इसके ऊपर इशू था। और ये कह रहे थे हम नहीं बता सकते। उसकी वजह चाइना ने जो एग्रीमेंट की थी इनके साथ, मियाँ साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो यही थी कि हमारी एग्रीमेंट डील्स जो है वो आप नहीं डिस्क्लोज करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वो इसी किस्म की डील्स और भी ममालिक में कर रहे थे, अफ्रीका में और एल्सवेयर। और वो नहीं चाहते थे कि जो वो स्पेशल डील्स कर रहे थे किसी एक मुल्क के साथ, वो किसी और मुल्क को पता चले, बिकॉज दे ट्रीटिंग ईच कंट्री डिफरेंटली, कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा। तो वो नहीं चाहते थे कि वो टर्म्स जो हैं बाकी लोगों को भी पता चल जाए। तो इन कंडीशंस के ऊपर आपने पैसे लिए थे उनसे। अच्छा, अब तो चाइनीज़ प्रेशर था कि नहीं कर सकते, अमेरिकन प्रेशर था करें। IMF कहती थी देंगे तो फिर पता लगेगा तो क्या होगा। अच्छा, ठीक। तो यहाँ आकर बात रुक गई। फिर जब ये सारी बात हुई तो इन्होंने जाकर रोना धोना किया इस गवर्नमेंट ने, जब वो चले गए खान साहब कि जी हम IMF प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं, बताएं क्या क्या करना है। अच्छा, तो फिर उन्होंने यही बातें की, उन्होंने कहा जी हम बताते हैं। हाँ। जब ये किया तो चाइना ने इनको कहा एक ही गल हुई, इन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, हमने अगर आपके भी पैसे वापस करने हैं किसी स्टेज पे, तो अगर IMF ना आई तो फिर आप बताएं आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा हमने तो जितना कुछ करना था कर लिया। उन्होंने कहा सर तो फिर अगर तुसी नहीं दोगे और तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ।
अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ तो तुसी चलो जाओ फिर उत्थे और फिर दसना पएगा तो वो फिर कुछ बताना पड़ा। अच्छा। जब बताना पड़ा तो फिर उन्होंने कहा अच्छा यह गल है, लेकिन अब हमें एक और काम चाहिए। अब चाइना से कहें कि ये पैसे अभी नहीं वापस मिल सकते, अच्छा हमें गारंटी मिल जाए कि हमारे पैसे नहीं जा रहे वहाँ। अब हमें पता चल गया कितने पैसे देने हैं आपने। तो नाउ तो ये भागे गए कि भाजी उन्होंने से मारे गए, उन तो उन्हें पता लग गया तो तुसी भी सानू डेट रीशेड्यूलिंग कर दियो जी वो कर उन्हें कहा लै एक ही गल हुई, पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਅਸ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ सोचा हम कहाँ जाएं अब, वी आर डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान फॉर सिपेक। सिपेक इज पार्ट ऑफ द रोड बेल्ट इनिशिएटिव, यस इट्स अ ग्रैंड ग्लोबल प्रोजेक्ट और उनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स। उन्होंने कहा कि कौड़ा कूट करो, फिर इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा है कि हम तो आपको देते हैं मगर एक काम करें ना, कुछ और उधार ले लें हमसे। उन्होंने कहा कि अगर IMF के पैसे आ गए तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ पक्के हो जाएंगे, काम चल जाएगा इनका। तो बेहतर ये है कि फिर अब इनको कहें कि यार फिर अच्छा है गल है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। अच्छा उनको है वो क्या हो वो की उन्होंने कहा वो जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट है ना $6-7-8 बिलियन का M1 रेल का जी जी जो रुका हुआ था। आपको याद होगा शेख रशीद चीखता था इमरान खान के ज़माने में कि मेरा रेल का प्रोजेक्ट रुक गया, मेरा उनका ख्याल था कि कुछ थोड़ी बहुत जी हो जाएगा उस पर काम उनका, तो वो नहीं हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट ने रोक दिया था। चाइनीज़ बड़े इंसिस्ट कर रहे थे कि जल्दी करो शुरू करो। उनके लिए इट्स एक्सपोर्ट और मैन पावर, इट्स एक्सपोर्ट मतलब है वो उन्होंने $8 बिलियन जो आपको उसका चार्ज करना था और वो एक्चुअली 4 में काम होना था, ये 6 में होना था, 2-3 अरब रुपए उन्होंने प्रॉफिट सी होते। तो वो तो चाहते थे करें हम, तो उन्होंने ये अब अपने रिस्क फैक्टर बिल्ड इन कर लिया है। अच्छा कि पाकिस्तान को जो भी आप देंगे, अगर आप बाकी दुनिया को देते हैं 2% पे तो पाकिस्तान को 4 पे देना पड़ेगा। कोई पता नहीं कब मिलेगा तो कब नहीं मिलेगा, रिस्क ज़्यादा है, जितनी रिस्क ज़्यादा होती है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। अच्छा तो इसलिए चाइना हैज़ कम अलॉन्ग, और वो ये भी इसीलिए भी क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE ये तीनों ने कमिटमेंट्स दी हुई हैं, ये तीनों कमिटमेंट्स पूरी करें ताकि आपके खाता भरे, आपके रिजर्व्स बढ़ें, आपके पास बाकी पैसे आ जाएं, फिर IMF जो है वो आपने देगा। तो फिर ये ऐसे ही हुआ जब आफ्टर ऑल जब चाइना ने ओके किया कि हम अपने पुराने पैसे जो आपसे लेने हैं कोई 10-12 अरब डॉलर लेने हैं जो कि ड्यू है अब, वो उन्होंने कहा जी अच्छा अली ना दो, उन्होंने रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसी तरीके के साथ उन्होंने कहा था कि कोई डिपॉजिट जो इनकी चाइना की भी पड़ी हुई है ना $1-2 बिलियन स्टेट बैंक में, वो भी कह रहे थे हमने निकालनी है, उन्होंने कहा चलो रख लो वो भी। अच्छा इसी तरीके से सऊदी अरेबिया ने कहा चलो वो ऑयल की डिफरमेंट फैसिलिटी जो है वो हम आपको ऑयल के जो पैसे आप खरीदते हैं वो भी डिफर कर देते हैं, और जो पड़े हुए हैं आपके $1-2 बिलियन हमने भी दिए, वो रहने दे भैया, UAE ने भी ये, तो ये सारे दे ऑल कम ऑन बोर्ड which has then meant that IMF has said okay here you go। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, which is why I was telling you कि UN के अंदर ये शहबाज शरीफ का ये बात करना इसका माने थे, is telling the world that now China, UAE, Saudi Arabia, IMF are with us। What about the Paris Club? What about the World Bank? What about Climate Fund? Yes। What about Flood Fund? वो कह रहे हैं हुन दियो ना, हुन तो सारे मोहरा लग गई हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके के साथ अब सारी क्रेडिट एजेंसीज जो हैं आप देखिएगा D से C, C से C+++, किसी न किसी स्टेज पे बाय नेक्स्ट ईयर यू मे वेल बी B। और आपके जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं जो कि आप इंटरनेशनल डेट्स फ्लोट करते हैं, वो भी उनकी भी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। हाँ कूपन वो बढ़ने शुरू हो गए वो, बिकॉज कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, स्टॉक मार्केट बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं, कॉन्फिडेंस सारा ऐसे चलता है, जब गिरता है तो सारा ऐसे गिरता है, डोमिनो इफेक्ट। तो अब ये आई थिंक ऑन द होल दिस हाइब्रिड रेजिम should be pleased with itself। अब आपका जो अगला सवाल है वो मैं डर रहा हूँ कि आपको वो कैसे जवाब दूंगा। कौन सा नॉन फाइलर वाला? हाँ। असल में जो टारगेट बड़ा अचीव करना है वो FBR की तरफ से है। वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है, लेकिन जो मसला मुझे अपने अहबाब में से फेस करने को मिल रहा है वो ये कि नॉन फाइलर की कैटेगरी की बार बार धमकी दी जा रही है कि ये टर्म ही हम ख़त्म कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? देखिए आशा, कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई 6 मिलियन के करीब फाइलर्स हैं, और कहते हैं कि इससे ज़्यादा शायद वो लोग जो कारोबार भी करते हैं जी, और पैसे भी कमाते हैं, तनख्वाहें भी मिलती हैं, तजारत भी होती है, बैंक अकाउंट्स भी हैं, लैंड क्रूजर्स भी हैं,
बड़े बड़े 4-4, 2-2, 3-3 कनाल के घर हैं डिफेंस में जी। एंड सो ऑन, और प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और टैक्स कोई नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है और तो जो भी इनकम आती है तो टैक्स देना पड़ता है। हर इनकम के ऊपर देयर इज इनकम टैक्स जी। तो वो कहते हैं लोग ऐसे हैं यहाँ कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, बताते ही नहीं है कि हमारी क्या इनकम है और क्या कितना टैक्स बनता है। इसलिए नहीं बताते इनकम, क्योंकि अगर इनकम बता दी तो फिर टैक्स देना पड़ जाएगा, तो फाइलिंग ही नहीं करते। तो ये पाकिस्तान का आम तौर पे कहते ये है कि अगर आपकी सारे मुल्क की आमदन जो है, इनकम सारे पाकिस्तान की 100 रुपये है, अगर 100 रुपये, तो इसका ये मतलब है कि कम से कम 15 या 20% उस इनकम का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। हाँ हाँ टैक्स टू जीडीपी रेशियो जी, अभी 9% के करीब है। हाँ। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ अच्छा 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, हाँ। और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ तो 20 से ऊपर है जी। और इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज 16-17%। तो वो कहते हैं कि जो टारगेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। अच्छा। मगर 20% तो बहुत लंबी बात है ना। वो ये है कि तुसी 9-10 से हो तो किसी 12-13 ते आ जाओ। हर गवर्नमेंट आती है कहती है हम करेंगे मगर करते नहीं है। तो अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ता। अब जीडीपी हमेशा 2-3-4% ग्रो कर रही होती है। हाँ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो वहीं का वहीं फंसा है, जी। कभी गिर भी जाता है, बढ़ता नहीं है। टारगेट्स नहीं अचीव होते। हाँ। तो इसीलिए तो रेवेन्यू नहीं इकट्ठी होती। अब वो फिर ये क्या करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये जो इम्पोर्ट्स होती है उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। इनकम के ऊपर नहीं टैक्स लगता, वो जो आप खरीदते हैं उनके ऊपर लग जाता है। ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे पैसे लेना शुरू जी, कर देते हैं। indirect या tax। सेल्स टैक्स हो जाता है, या रेगुलेटरी ड्यूटी हो जाती है, या कस्टम ड्यूटी हो जाती है। मगर दुनिया का जो असूल है वो ये है कि एफिशिएंट इकोनॉमी वो होती है जहाँ इनकम के ऊपर टैक्स हो, ताकि हर बंदा ये समझे कि मेरा भी हिस्सा है इन बीइंग रिप्रेजेंटेड इन दिस कंट्री। और पुराने ज़माने में ये होता था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्स। ओके। जो टैक्स देंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, या आप सिटीजन आपको कहलाया जा सकता है। माना जाएगा। ठीक है। तो अब सूरत हाल है कि हम बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस रेशियो। अच्छा। और नॉन फाइलर जो है जब तक वो फाइलर नहीं बनेंगे, जब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अच्छा पहली उस वक्त तक ये मामला मसला हल नहीं होगा। अब पहली स्टेज तो ये है कि वो अब फाइलिंग करनी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर फाइल नहीं करेंगे तो आप जहाज़ का टिकट भी नहीं ले सकते। जी। अब फाइल नहीं करेंगे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कर सकते। फाइल नहीं करेंगे तो ये नहीं, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सवाल खड़े हो गए। अब वो पहली स्टेज पे तो ये होगा लोग फाइलर बन जाएंगे। ठीक। मगर उसमें भी झूठ लिखेंगे। फाइलर बन गए ना तो एनटीएम नंबर मिल गया, ये करेंगे क्या? पहली स्टेज पे कहेंगे हमारी तो इनकम ही कोई नहीं, इसका मतलब टैक्स ही कोई नहीं। ये झूठ बोलेंगे, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है वो कहेगा 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है। 1 लाख के ऊपर वो 15,000 दे देगा। अगर 10 लाख कहेगा तो उसके ऊपर तो उसको 3 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग वहाँ जाके छुपाएंगे। सो पहली स्टेज तो वो फाइल तो कर देंगे क्योंकि वो चाहते हैं खरीदो फरोख्त चले, मगर वो पूरा टैक्स नहीं देंगे। हाँ। तो ये गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। हाँ। या आगे आई गवर्नमेंट का, अच्छा ठीक है करो, आओ तो सही ना तुसी आओ तो नेट बात ते आओ ना। मच्छी ते नजर ते आवे साढ़े नेट ते आओ, फिर देखने तोड़ना क्या होता है। इनका ये ख्याल है कि चलो थोड़ी देर और खींच लेंगे, नहीं बताएंगे कितने टाइम। गवर्नमेंट ने कहा चलो जी ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ले आए जी। वो आपने पढ़ ही लिया होगा, 4000 के करीब। 4000 बंदा आएगा जड़ा के फाइला खोल के बैठा होगा, क्योंकि आईटीओ जो है इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसकी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की। तो इनको इनकी ट्रेनिंग है ऑडिटर्स को, ये आपका रिकॉर्ड सारा खोलेंगे और उसे मिलाएंगे, देखेंगे जी अच्छा आपका ये है, अच्छा आपने गाड़ी भी खरीदी हुई है, आपने गाड़ी कौन सी खरीदी है? वही लैंड क्रूजर खरीदी हुई है। ठीक है। इसका मतलब लैंड क्रूजर 5 करोड़ की गड्डी। और इनकी इनकम कितनी है जी? 2 लाख रुपए महीने दी। अदर आओ पा जी ऑडिट हो गया दसो तो सही। हाँ। आओ दसो तुसी लैंड क्रूजर किस खरीदी है? हाँ। ठीक है ना? ठीक। तो इनको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है इनका अकाउंट देखने के लिए, सिर्फ इनके जो असासे हैं ना वो देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा। वो तो रजिस्टर करेंगे ना जाके गाड़ियाँ, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है सबसे पहले तो नोटिस उनको जाएंगे। हाँ। कि आप बताएं कि ये गाड़ी की आपने इतने की खरीदी है, मार्केट वैल्यू इस गाड़ी की इतनी है, आप बताएं ये आपने डिक्लेयर की हुई है इसके इनकम जिससे आपने ये खरीदी है। तो वो ऑडिटर्स शुरू हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है। ठीक। और वो ऑडिट करेंगे आपके आईटी जो आपके रिटर्न्स होंगे। तो
साल डेढ़ के अंदर सारे लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है। और फिर शोर पड़ेगा और पोर्ट शोर साथ साथ पड़ेगा कि 10.5 ज्यादती हो रही है। फिर ये होता क्या है कि जैसी डिमांड आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आयशा तू फड़ी गई, तू गड्डी लेके फिरनी पई है और तू इनकम नहीं दिखा रही, अच्छा। इधर तो आओ ना जरा आके हाजिरी दो। आयशा जाके रोना धोना करेगी, कुछ नहीं मेरा यह हो गया, मेरा हो गया, कुछ है ही नहीं, वो कहने देखी जाएगी। आयशा दिल में सोचेगी ऐसी तैसी इनकी, अब वो उनका डिमांड नोटिस आ जाएगा, पैसे दो। हमने सोचा कि आपने 3 लाख रुपए देने हमारे, अच्छा। आपने 30,000 रुपए दिए हुए, 3 लाख देने थे, आप फलानी डेट तक ये जमा कराएं, नहीं तो आयशा कहेगी क्या नहीं तो क्या कर लोगे, फिर कहेंगे थोड़ा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, बैंक में खत लिखांगे और बैंक से हम 3 लाख रुपए निकलवा लेंगे। ये कानून उनको अलाउड है। तो दे कैन राइट टू द बैंक एंड से आयशा का अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया जाए। हमारा इनके साथ मसला चल रहा है, जब वो हल होगा तो फिर देखेंगे इसका साथ क्या करना है। अच्छा, तो बैंक करेंगे ये? आयशा रोपिट पेगी, बैंक कहेगा सॉरी ये तो ऑर्डर आ गया, हमने तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, या 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए। अच्छा, तो आप तो देना पड़ गया। यू हैव नो, तो आप सोचेंगे ऐसी की तैसी मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, यानी मामलात फंसेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे। अब पुराने ज़माने में आप हाई कोर्ट जाके स्टे ले लेते थे, जो जाता था हाई कोर्ट ठा स्टे, हाई कोर्ट स्टा, बहुत से टैक्स मामलात पे स्टे हैं। बिकॉज वो बेसिकली इसीलिए तो पाइल अप हो गए ना केसेस, जी। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द मैटर, जो कि भाई आप 3 दिन में रिजॉल्व करें मैटर, स्टे दे के तो पोस्टपोन कर दिया, काम तो होता नहीं था। इसीलिए हर चीज़ जो थी 4-4 साल एक केस चलता रहता था, ठीक है ना। तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो हाई कोर्ट के ऊपर भी आ रहे हैं कानून कि हर इस किस्म के फैसले जो हैं स्टे देने से पहले ये करना ये करना ये करना, अगर आप देते हैं तो स्टे वकेट करें। 3 महीने पहले 6 महीने का था, फिर भी 2-2 साल नहीं होती थी, अब वो कर देंगे जी 15 दिन के अंदर स्टे वकेट करें या जज का या फैसला करें। तो दे विल मेक अमेंडमेंट्स टू ऑल द कानून्स, जिसकी वजह से इतनी लूप होल्स। आप हर चीज़ पे स्टेज पे चैलेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पे लास्ट तुम अब पूछा है तो अब पूरा एक्सप्लेन कर ही दूं। डरा दिया आपने, मैं एक्सप्लेन करवाना नहीं, मेरा मतलब ये है कि टैक्स देना शुरू कर दो। टैक्स हमारा तो जा रहा है, लेकिन वो जो टैक्स नेट में लाने के अज़ाइम है वो काफ़ी सियासी तौर पर भी लैंडलॉर्ड्स को भी अब टैक्स लगेगा। पहले ये था कि जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮगर ਇਨਕਮ नहीं दिखा रहे, और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ सो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तो वैसे ही थोड़ा रखा हुआ है, पार्लियामेंट में सारे बैठे हुए हैं ना, तो कैसे करेंगे वो, ठीक है ना। तो इनकम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था ही कोई नहीं था, वो देते कोई नहीं था, अब वो भी देना शुरू कर दिया, नोटिस आने शुरू हो गए। हाँ, और ये तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में बहुत कुछ टाइट हो जाएगा। और गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख भी, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे फिर गवर्नमेंट जो है वो आवाम के ऊपर खर्च कर सकती है, ठीक, कि स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बने, अंडर पासेस बने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, मईशत को लोन्स मिले, इकोनॉमी चले, मुलाजमत हो, एंड सो ऑन। ये पूरा एक सर्कल है, ज़ाहिर है, और कनेक्टेड है एक दूसरे से। इट टेक्स टाइम, बट आई थिंक थिंग्स कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो नॉन फाइलर की टर्म से क्या कुछ निकल रही हैं वो आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद, और अब है फटाफट सेगमेंट। फटाफट सेगमेंट से मुराद ये मेरे 2 सवाल हैं, जल्दी हाँ, 2 बहुत अहम सवाल हैं क्योंकि वो रेलेवेंट है सिचुएशन से। एक तो ये कि मौलाना के बारे में आप हमेशा ये कहते आए कि मौलाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे, तो मौलाना के तो जो रहनुमा है वो तो इंदिया दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और कमेटियाँ बन रही हैं और एक दूसरे के साथ मुशावरत हो रही है एक ड्राफ्ट के ऊपर। और सबसे अहम मसला जो पंजाब की सतह पर चल रहा है, वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के हवाले से गवर्नर और पंजाब हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ़ है। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या हमेशा की तरह नून लीग जो है उसी को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी जैसे माजी में मुख्तलिफ मामलात पर होता आया जब पीपल्स पार्टी के साथ पंगा पड़ा? देखिए, ये छोटा सा पंगा है। लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नर इशू। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने गवर्नर साहब को कहा था कि डट जा, अच्छा, तो वो डट गए। अच्छा, अब वो थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा हो गई है क्योंकि उधर भी डट गई हैं, ठीक है ना। हक तो मरियम साहिबा का है आइनी तौर पे, गवर्नर साहब कांट डू व्हाट ही इज डूइंग कानूनी तौर पे, और फिर पार्टनर भी हैं, मगर उन्होंने मक्खी तो मक्खी मारी है ना, उन्होंने कहा डट जाओ, तो डट गए। तो वो अब वो मेरा ख्याल है उनको कहा जा रहा है कि बैक ऑफ,
क्योंकि मैंने जैसे कहा था मरियम हैज हाई कॉन्टैक्ट्स एंड दे टोल्ड द गवर्नर बैक ऑफ, तो गवर्नर इज गोइंग टू बैक ऑफ. अच्छा. I predict this, and appointments will be made by the chief minister on 99% on merit. मेरा ख्याल है quietly एक आध बात मान ली जाएगी गवर्नर साहब की भी, अच्छा. ताकि कोई इज्जत रह जाए. बाकी I think this matter is resolved. खत्म. It was a storm in a teacup. Storm in a teacup. It is a classic Asif Zardari strategy. Keep pressing. अच्छा. Keep pressing until breaking point. और अगर breaking point आ रहा है तो फिर back off. और और उसमें नहीं तो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात. स्पेस मिल जाए. So he will never let go. He will fight till the end. But right at the end, when he thinks a time has come that it can't carry on, he'll back off. Yeah, the other party will back off. अच्छा. Now, तो ये वही हुआ है. They tried and drama बना लिया and now back off because Mariam refused to budge. अच्छा. And you see, she is confident because she is doing it on merit. वहाँ सिफारिश नहीं चल रही. इनफैक्ट सबसे बड़ी कंप्लेंट पीपल्स पार्टी की जो आ रही है अगेंस्ट मरियम्स गवर्नमेंट, इसके ये सिफारिशें नहीं ले रही सब, स्पेशली इनकी सिफारिशें. हाँ. तैनातियों के मामले में वैसे माजी में हमने आपस की देखा बात है कि पार्टनर्स हैं, पावर शेयरिंग फार्मूला है. फॉर्मूला भी है, कोई थोड़ा बहुत तो कोई होना चाहिए था ना. मगर वो मैडम जो है वो सख्ती कर रही है कि नहीं मैं नहीं करना. शी इज टेकिंग अ जॉब वेरी सीरियसली. ज़ाहिर है मरियम नवाज का पंजाब है ना, तो देखिए आई टेल यू शी हैजंट मेड अ रॉन्ग स्टेप. क्या आप सोचे ख़वातीन जो उनकी क्रिटिसिज्म करती हैं जी. उनको और कुछ नहीं मिलता कि ये कपड़े क्या पहने हुए जी. हैं. आप देखें 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव उन्होंने ले लिए हैं. उस दिन मैं देख रहा था, I was shocked. It's like every 3 days or 4 days is a new initiative and each one better than the other. अभी तो उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है. If she had a better social media team, we would all know about it. Even I didn't know about many of the things that were did. वो पता क्या होता है, नेशनल न्यूज़ में तो आती नहीं है, वो तो सिटी न्यूज़ में आ जाती है. जी. और विच इज़ शॉकिंग बिकॉज सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स आर ग्रेट. अगर बाकी प्रोविंसेस में ये हो तो इट विल बी वंडरफुल. सो शी इज़ नॉट गेटिंग इनफ क्रेडिट फॉर सम ऑफ द थिंग्स शी इज़ डूइंग. एक्चुअली यू नो समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि शी इज़ लाइक अ मदर एंड शी इज़ ट्रीटिंग दिस प्रोविंस लाइक अ चिल्ड्रन. यस, ऐसा ही वो उन्होंने एक कहा. इम्प्रेशन मुझे ज़हन में बैठ गया है कि वो दिन रात अपने बच्चों के लिए काम कर रही हैं. अच्छा, वो और बात है कि बच्चे बड़े लफंगे ने और मंदे नहीं और तुम पता ही बच्चे था ले भी जाते रहे थे फिर तुम पता. हाँ जी, में लैपटॉप स्कीम हुई थी. हाँ, ले लू गए खा पी के हंस भूल गए. बट शी इज स्टिल एट इट. अभी ये जो लेटेस्ट इनिशिएटिव लिया है श्रिम्प फार्म, फैंटास्टिक इनिशिएटिव. जस्ट थिंक ऑफ इट. ये तो 150 साल पहले होना चाहिए. अब जाके होश आई है किसी को, एंड इट इज हर हु शी who's done it. तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें ये छोटे छोटे कतरा 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 ये समुंदर को भर रही हैं. शी इज ट्राइंग टू recreate her constituency. And by the way, not a single scandal. जी. Not a single scandal related to her or her chosen. हाँ. वो छोटी मोटी ना घपले हैं ना तकर्रियों के हवाले से वो किसी की बात मानती बड़ी हैं. remarkable अभी चीज़ तक है. निकल नहीं सका कोई ऐसा स्कैंडल. एक आध छोटी छोटी चीज़ें कुछ लोगों के बारे में निकली हैं, और मेरा ख्याल है उनको भी they've been nipped in the bud. But basically running a clean ship and a very efficient ship. बाकी jealousies तो होती हैं, इससे तो कोई शक नहीं है. ठीक है, वो ज़रूरी होते हैं. कहते हैं तुंदी बादे मुखालिफ वो और ऊंचा उड़ाती है. गैर रिवायती इकदामात है, कुछ गैर रिवायती सियासत भी है. बाकी अब रह गया मौलाना साहब. जी, मौलाना टाइम साहब. है. हाँ है, ज़रूर है. ज़ाहिर है आने वाले दिन मौलाना के, बल्कि यही दिन मौलाना. नहीं तो अब मैं क्या कहूँगा मौलाना के बारे में. मैंने जितनी बात कहनी थी कर दी हुई. नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि तज्जिया आपका गलत साबित होने जा रहा है, क्योंकि मौलाना के जितने रहनुमा हैं उनकी पार्टी के, वो अब्दुल गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और किसी भी ऐसी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे जो किसी को एक्सटेंशन दे. बहुत से इख्तलाफात हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीटिंग्स में नहीं तो वो ये किसी आईनी तरमीम की को सपोर्ट नहीं करेंगे जी, जो एक्सटेंशन दे रही हो किसी को. नहीं, उन्होंने ये कहा है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए. शख्सियत अगर जनरल कानून हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं. अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ मोटी बात कि सब ड्रामा है. मौलाना इज अ ग्रेट प्लेयर. अच्छा, ग्रेट मास्टर. एंड आपने देखा नहीं, आउट ऑफ नोवेयर एक नॉन एंटिटी थे, and all of a sudden he is in the center of the news, on the front page every day. फिर थोड़ी देर के लिए मुल्तान चले गए तो लोग फिर भूलना शुरू हो गए, फिर लपक के वापस इस्लामाबाद आ गए, और आके जनाब जर्नलिस्ट को भी बुला लिया, फिर बाकी भी लाइन लगा के लोग वापस आ गए. और कौन आया? पीटीआई भागी आई, सलमान राजा भागा गया. अब मौलाना ने इनको खिला रहे हैं, मौलाना इनको नाचो. मौलाना इज प्लेइंग गेम्स विद देम. बदले ले रहे क्या? नहीं, बदले नहीं ले रहे. मौलाना इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ. अच्छा, मौलाना ने फैसला कर लिया है कहाँ जाना है. उन्होंने किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना, किस टर्म्स पे करना है, सारी बातें हो गई हैं.
अच्छा, और सिर्फ ये है कि सबको थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ है। और पीटीआई को तो वो चला रहे हैं। अच्छा। बेचारे पीटीआई वाले, वो उनके पास चारा कोई नहीं है। प्राइवेटली पता क्या कहते हैं? क्या? कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई एंड गेट मौलाना ऑन आवर साइड। देखिए, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मौलाना साइडिंग विद पीटीआई। देयर इज लाइफ एंड डेथ इन केपी, वन अगेंस्ट द अदर। या मौलाना वोट लाता है या पीटीआई लेता है। पीटीआई तो मौलाना की तो सियासी दुश्मन सिर्फ एक ही है, दैट इज पीटीआई। इट्स अ बिगर प्रॉब्लम फॉर मौलाना पीटीआई देन इट पीटीआई इज फॉर नवाज शरीफ। और पीपल्स पार्टी के लिए तो पीटीआई इज नॉट अ प्रॉब्लम। जी, उन्होंने तो अपना पक्का किया हुआ है। हाँ, किला पक्का। किला पक्का है। तो मियाँ साहब दी पार्टी वास्ते सी ना, तो उत्थे तो काफ़ी गड़बड़ हो गई है ना, मगर केपी में भी बड़ी गड़बड़ हुई है। मगर आपको मौलाना, आपका ख्याल है कि विल अलाउ दैट टू कंटिन्यू? वो खेलेंगे पीटीआई के साथ, मगर कभी भी पीटीआई के साथ अलायंस बना के इस गवर्नमेंट के साथ या इनके खिलाफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में फ़ायदा जो होगा इसका सिर्फ पीटीआई को होगा। ठीक है। He'll never do that, but he'll play with them and he'll get his demands met by the government in power. ठीक है, मौलाना का गेम प्लान तो क्या ये है? परसेंट मैंने पहले भी ये कहा था, आई स्टिक टू इट। अच्छा। 10 रुपए की शर्त ला लेता हूं। सिर्फ 10 रुपए की, इस पे टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा? ढाई रुपए गैम्बलिंग, ये भी टैक्स है बाय द वे। हाँ अच्छा जी, इफ यू विन समथिंग इन गैम्बलिंग Okay. एंड गैम्बलिंग इज लीगल, इफ इट इज लीगल, इट्स नॉट इन दिस कंट्री, बट आप अगर लंदन में जाएं जी। तो यू गैम्बल एंड यू हैव टू पे टैक्स अच्छा, चले देखें। ऑन योर विनिंग्स। ओके, मजाक की बात में एक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। इसी के साथ खत्म करते हैं प्रोग्राम। तक के लिए अल्लाह ने